हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है त्रिश वसुंधरा। जी हाँ साथियों, अपने YouTube चैनल जिसका नाम है त्रिश वसुंधरा या फिजिक्स वाइज सत्येंद्र यादव डालकर आप सर्च भी कर सकते हो। तो त्रिश वसुंधरा में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपको CP नेट 2021 की तैयारी करा रहे हैं, रेगुलर आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं और बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है आप सभी लोगों का। तो ये सपोर्ट मिल रहा है, इसका सीधा मतलब है कि आप लोगों को ये वीडियोज अच्छी लग रही होंगी। वीडियो अच्छी लग रही होंगी, नहीं लग रही होंगी तो और ज़्यादा अच्छी करने की कोशिश करेंगे हम। आपको बेहतरीन अर्थात आपका जो टारगेट है उसमें आपको सहयोग करने की भरपूर कोशिश की जाएगी हमारे चैनल के द्वारा। हमारे जो अदर्स चैनल हैं वो चैनल्स भी लगातार काम कर रहे हैं, चाहे बायोलॉजी का हो चाहे केमिस्ट्री का हो और ये भौतिकी का है। तो इस पर आपको टॉपिक वाइज क्लास भी देना शुरू करेंगे। आपका ये टारगेट खत्म हो जाए, एक एक टॉपिक की क्लास आपको रेगुलर मिलेगी, रेगुलर क्लास दिया करेंगे आपको, हर एक चीज़ को समझाकर चला करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी तो सिर्फ और सिर्फ ये प्रश्न चल रहे हैं, इन प्रश्नों को आपको पढ़ना है, सीखना है, समझना है। तो जी हाँ साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। आज इन प्रश्नों को देखेंगे, इन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि देखें कुछ समझ आ रहा है या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको पहुंचाएंगे, आप तक बताएंगे, आपको पहुंचाएंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है पुनः मेरी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर जरूर किया करें, लाइक कमेंट भी किया करें। तो कल की बात कर लें, कल एक क्वेश्चन को हमने गलत कराया हुआ है, वो वाई मिस्टेक एम्पियर ऑप्शन लग गया, जबकि सबको पता है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ऑस्टेड ने, विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव दिया है वो ऑस्टेड ने दिया है। तो उस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑस्टेड, ऑप्शन बी। उसको करेक्ट कर लें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों की तरफ हम बढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते चलेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि द्विध्रुव आघूर्ण की विमा क्या है। पहला प्रश्न है ये कि द्विध्रुव आघूर्ण की विमा क्या है। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का आपको जवाब देना है कि द्विध्रुव आघूर्ण की विमा क्या है। इस प्रश्न का जवाब देना है ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ये ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1, a की पावर -1। ये ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? ऑप्शन बी कह रहा है m की पावर 0, l की पावर -1, t की पावर 1, a की पावर 0। ऑप्शन सी कह रहा है m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर 1 और a की पावर -1। इसी प्रकार से साथियों ऑप्शन डी क्या कह रहा है? ऑप्शन डी कह रहा है m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 1 और a की पावर 1। तो इनमें से विमा बतानी है, द्विध्रुव आघूर्ण की विमा बतानी है। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि द्विध्रुव आघूर्ण हुआ क्या करता है। तो आंसर है द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव अर्थात इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल जो द्विध्रुव हुआ करता है उसको इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या पूछा गया है, तो हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परमाणु उठा लो और दोनों के बीच की जो अल्पतम दूरी 2l होती है उनका गुणनफल कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इसको P से व्यक्त किया करते हैं, तो P बराबर हुआ करता है Q × 2l। ये इसका फॉर्मूला है। तो Q का मतलब हुआ, Q क्या है? आवेश का मात्रक, और आवेश का मात्रक क्या? आवेश बराबर क्या होता है? I × T × 2l। ये लेंथ है और लेंथ की जो मूल जो राशियां है हमारी, मूल राशियां जो है इसमें लेंथ में l से दिखाते हैं। तो ध्यान से समझना, I एम्पियर होती है, A से डिनोट की जाती है, T टाइम कैपिटल T से डिनोट की जाती है। तो इन सभी को जब हम लिखें तो ये हो जाएंगे l की पावर 1, a की पावर 1, l की पावर 1, a की पावर, l की पावर 1, a की पावर 1 और t की पावर 1। इस प्रकार से देखो m की पावर 0। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है मेरे साथी। अगला सवाल देखो, विद्युत क्षेत्र E में इलेक्ट्रिक फील्ड है एक जगह ही, यहाँ पर P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टॉर्क पूछा गया है कि P द्विध्रुव पर लगने वाले, P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम कब होगा? लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम कब होगा?
ये बात पूछी गई है मेरे साथ। तो हम आपको बता दें कि लगने वाला बल आघूर्ण किन चीजों पर डिपेंड करता है। अर्थात जो टॉर्क होता है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया, फील्ड की डायरेक्शन से थीटा डिग्री कोण बनाते हुए रख दिया है, तो क्या काम होगा, उसके दोनों सिरों पर एक एक बल लगेगा। जैसे ऐसे रखा है ना, एक बल इधर खींचेगा और एक इधर, जिसके कारण ये घूमकर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में आने का प्रयास करेगा। तो उसको हमने क्या बोल दिया, बल आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण। तो वो टाउ बराबर होता है, टाउ बराबर हुआ करता है पीई साइन थीटा। अर्थात ये डिपेंड किस पर करता है, थीटा पर डिपेंड करता है। जहाँ थीटा क्या है, एंगल, एंगल किस किस के बीच में एंगल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और पी की डायरेक्शन, दोनों के बीच बनने वाला कोण है। अगर ये थीटा साइन थीटा, अगर ये थीटा 90 डिग्री हो जाए तो टाउ मैक्सिमम हो जाता है मेरे साथियों। तो टाउ मेरे साथियों मैक्सिमम हो जाता है, अर्थात पीई बराबर क्या हो जाता है, टाउ मैक्सिमम जब हो जाएगा तो टाउ मैक्सिमम बराबर पीई हो जाएगा। तो टाउ मैक्सिमम कब होगा, तो ए अगर 0 डिग्री पर, बी थीटा अगर 90 डिग्री कोण पर, या 70 डिग्री के कोण पर, या 45 डिग्री के कोण पर। तो देखिए मेरे साथियों, साइन में जो मैक्सिमम मान होता है, साइन में जो मैक्सिमम मान होता है वो साइन 90 का होता है। तो ये किस पर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी 90 डिग्री के कोण पर। ऑप्शन बी कह रहा है 90 डिग्री के कोण पर। अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल क्या है, 5 × 10⁻⁻8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी, 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। आपको यहां बता दें, देखो साथियों, कूलम देखने से पता लग गया कि ये आवेश का मान है। आवेश का ऐसा ही प्रणाली में मात्रक पढ़ा है ना आपने, क्या होता है, कूलम। तो Q बराबर क्या है, यहां पर देखो 5 × 10⁻⁻8 कूलम, 5 × 10⁻⁻8 कूलम। इस बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर, मीन्स डिस्टेंस पूछ रहा है, सीधी दिखाई दे रही है आपको, कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी, 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। जी हाँ साथियों, तो एक बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हुआ करती है, वो E हुआ करती है 1/4πε0 Q/r²। एक बिंदु आवेश का, अर्थात एक बिंदु आवेश है जिसका मान है Q कूलम, वहां से r मीटर की दूरी पर किसी भी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो उसका परिमाण ये निकल के आएगा। अब देखो यहां से हमको r का मान निकालना है साथियों, तो E बराबर क्या हो जाएगा, हमको पता है कि 1/4πε0 इक्वल टू होता है 9 × 10⁻⁹। तो ये वैल्यू हो गई 9 × 10⁻9 इंटू Q का मान भी दे दिया गया, 5 × 10⁻⁻8 अपॉन में क्या है मेरे साथियों, r², और E का मान रख देंगे यहाँ पर 450 वोल्ट बराबर। अब यहाँ देखना 9 × 5 45 × 10 इक्वल टू r², 450 × 45 नहीं 450, 45 नहीं 450 बराबर 450/r²। यहां से यहां काट दिया, r² बराबर 1 बच गया, तो r की वैल्यू क्या हो गई, 1 मीटर। इस सवाल का सही जवाब देना है साथियों, आपको देखना होगा कि इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए कह रहा है 3 मीटर, ऑप्शन बी कह रहा है 4 मीटर, ऑप्शन सी कहता है 5 मीटर, ऑप्शन डी कह रहा है 1 मीटर, ऑप्शन डी कह रहा है 1 मीटर। तो इस सवाल का सही जवाब क्या आया, तो ये देखो दूरी निकल के आई है 1 मीटर। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी, इस सवाल का बेहतरीन जवाब है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है, इसको भी देख लेते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है, अरे मात्रक तो हाल निकल आएंगे अगर आपको सूत्र पता हो। द्विध्रुव आघूर्ण को निकालने का सूत्र पता हो तो मात्रक भी निकल आए। तो ये देखो सूत्र रहा, द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र रहा तो P = Q × 2L, P = Q × 2L।
तो P का मात्रक भी क्या हो जाएगा? P का मात्रक मेरे साथियों क्या हो जाएगा? तो Q का मात्रक इंटू L का मात्रक इंटू L का मात्रक। Q का मात्रक क्या है? कूलम। Q का मात्रक क्या है? कूलम। L का मात्रक क्या है? मीटर। Q का मात्रक है कूलम और L का मात्रक है मीटर। अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होगा वो कूलम इंटू मीटर होगा। ऑप्शन ए वोल्ट था, ऑप्शन बी जूल था, ऑप्शन सी कहता था कूलम प्रति मीटर और ऑप्शन डी बता रहा था कूलम इंटू मीटर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है मेरे साथियों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही और बेहतरीन जवाब है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि निर्वात की विद्युतशीलता जिसका नाम है एप्सिलॉन नॉट। निर्वात की विद्युतशीलता जिसका नाम है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताना है। ये चले को चार ऑप्शन आपके सामने रखते हैं। ऑप्शन ए न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू कूलम पे -2, एम्पियर इंटू मीटर इनवर्स। सी कह रहा है न्यूटन इंटू कूलम इनवर्स। ऑप्शन डी कह रहा है कूलम स्क्वायर इंटू न्यूटन मीटर। कूलम स्क्वायर इंटू न्यूटन पे -1 और मीटर पे -2। इनमें सही जवाब क्या होगा मेरे साथियों? इनमें सही जवाब क्या होगा? तो आपको सही जवाब ढूंढना है। चलिए साथियों वहीं पहुंच जाते हैं। अभी इसका सही मान पता चलता है। तो कूलम का नियम में आपने पढ़ा हुआ है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। हमें यहाँ एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है। तो देखिए F का मात्रक क्या हो जाएगा साथियों? न्यूटन। F का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। F का मात्रक हो जाएगा न्यूटन बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर। कूलम इंटू कूलम, Q इंटू Q, कूलम स्क्वायर अपॉन R मीटर, तो मीटर स्क्वायर। अब देखो साथियों तो ये क्या हो गया? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बराबर में क्या बचा हुआ है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमें तो मान एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना था, इसको उल्टा कर दिया तो ये भी उल्टा हो गया। कूलम स्क्वायर, ये भी उल्टा हो गया। कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब देखो मेरे साथी तो कूलम स्क्वायर न्यूटन ऊपर जाएंगे तो न्यूटन पे घाते -1 इंटू मीटर ऊपर जाएंगे तो मीटर पे घाते -2। तो इस सवाल का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है मेरे साथियों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, डेवाई किसका मात्रक है? जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेवाई किसका मात्रक है? ऑप्शन ए कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ऑप्शन बी कह रहा है विद्युत आवेश का, ऑप्शन सी ये कह रहा है कि ये विद्युत द्रव आघूर्ण का मात्रक है और ऑप्शन डी कह रहा है कि ये बल आघूर्ण का मात्रक है। तो इस सवाल का सही जवाब बताना है मेरे साथियों। इस सवाल का सही जवाब बताना है मेरे साथियों। तो इस सवाल का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ गोले के केंद्र की ओर जाने पर, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र का क्या होता है? ऑप्शन ए वैद्युत क्षेत्र बढ़ता है, ऑप्शन बी वैद्युत क्षेत्र घटता है, ऑप्शन सी सर्वत्र शून्य रहता है, ऑप्शन डी उतना ही जितना पृष्ठ पर। अर्थात वैद्युत क्षेत्र उतना ही रहता है क्या जितना पृष्ठ पर होता है। तो हम आपको बता दें धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ पर एक चार्ज मेटल का एक चार्ज स्फीयर है। इसकी सरफेस से इसके सेंटर की तरफ अगर अंदर की ओर आ जाओगे
तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा या नहीं बनेगा। तो हम आपको बता दें, धातु के गोले को आप जो भी पृष्ठ दोगे, जो भी आवेश दोगे, वो आवेश उसके पृष्ठ पर फैल जाता है। अंदर कैसा रहता है? शून्य। तो अंदर की ओर कैसा रहता है? तो अंदर की ओर सर्वत्र शून्य रहेगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत द्रव स्थित है। एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत द्रव स्थित है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना होगा? बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? चलिए साथियों आपको समझा दें इस प्रश्न को। ऑप्शन तो 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि Q/ε0 होगा। ऑप्शन बी कह रहा है 2Q/ε0 होगा। ऑप्शन सी कह रहा है -2Q/ε0 होगा। और डी कह रहा है कि ये शून्य हो जाएगा। तो सही जवाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं। कितने विद्युत द्रव है? n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, 1 2 3 4 जो भी हो, n विद्युत द्रव है। एक विद्युत द्रव क्या होता है? तो -Q और +Q दो आवेशों से मिलकर बना होता है। दोनों के बीच की एक अल्प दूरी हुआ करती है। तो एक विद्युत द्रव के पास नेट चार्ज कितना होता है? तो नेट चार्ज की बात कर ले, -Q + Q। नेट चार्ज कितना होता है? 0। दूसरा यहाँ आएगा, उसके भी पास नेट चार्ज क्या होगा? 0। तीसरा आएगा, उसके पास भी नेट चार्ज कितना होगा? 0। अर्थात ऐसा करते करते 2 4 5 6 10 12 18 20 अर्थात n संख्या में n अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लेते हो, उन सबको एक बंद कर देते हो या फिर उन सबको आप जोड़ते हो, तो नेट चार्ज उनका क्या रहता है? 0। उनका नेट चार्ज 0 रहता है। तो क्या लिखा हुआ है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत द्रव स्थित है, तो उस बंद पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश है? तो आंसर है उसके पास आवेश तो है, लेकिन नेट आवेश कितना है? 0। उसके अंदर नेट आवेश 0 है। तो बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना होगा? तो गॉस की थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी होगी। गॉस की प्रमेय मेरे साथियों ये कहती है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स, उस पृष्ठ के द्वारा घेरे गए कुल आवेश, उस पृष्ठ के द्वारा घेरे गए कुल चार्ज का 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ पर देखो, बंद पृष्ठ ने कितना आवेश घेरा हुआ है? n विद्युत द्रव। n विद्युत द्रव का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 0। आवेश कितना घेरा? 0। तो फ्लक्स भी कितना निकलेगा? 0। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए कह रहा है कि Q/ε0, ऑप्शन बी कह रहा है 2Q/ε0, ऑप्शन सी कह रहा है -2Q/ε0 और ऑप्शन डी कह रहा है कि 0। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा मेरे साथियों, वो 0 हो जाएगा। चलिए साथियों, इस प्रकार से आपके 8 क्वेश्चन तैयार होते हैं। अब देखिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि विद्युत विभव का मात्रक नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों प्रश्नों में ढूंढकर ये बताना है कि विद्युत द्रव का कौन मात्रक नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है वोल्ट, ऑप्शन बी कह रहा है जूल प्रति कूलम, ऑप्शन सी कह रहा है न्यूटन प्रति कूलम और ऑप्शन डी कह रहा है न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलम। ऑप्शन डी कह रहा है न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलम। तो हम आपको बताते हैं साथियों, ये तो सबको पता होगा, जो इलेक्ट्रिक वोल्ट होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट वोल्ट तो होती ही है, तो ये तो है ही। ऑप्शन बी देखिए, जूल प्रति कूलम होता है या नहीं? तो V बराबर W/Q। W का मतलब है जूल, W की यूनिट है जूल, इंटू Q की यूनिट क्या है? कूलम। तो जूल इंटू कूलम, ऑप्शन बी भी होगा इसका मात्रक। ऑप्शन सी को देख लेते हैं, ऑप्शन सी को देख लेते हैं। तो मेरे साथियों, ये E बराबर F/Q अर्थात न्यूटन प्रति कूलम। F की यूनिट क्या है? न्यूटन, इसकी यूनिट क्या है? कूलम। न्यूटन इंटू कूलम, तो F बराबर न्यूटन इंटू कूलम। किसका मात्रक है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मात्रक है, अर्थात ये भी ऑप्शन सही है। तो वैद्युत विभव का मात्रक क्या नहीं है? वैद्युत विभव का मात्रक क्या नहीं है? न्यूटन इंटू कूलम, ये नहीं है। न्यूटन प्रति कूलम, ये नहीं है। अब देखिए मेरे साथियों, अगले प्रश्न की ओर। अच्छा ये देखो, ये क्यों है? तो अभी आपने देखा था कि V बराबर W/Q,
W बराबर हम लिख सकते हैं F इंटू डी इंटू क्यू। F का मात्रक क्या हो जाएगा साथियों न्यूटन, D का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर प्रति कूलम, प्रति कूलम। इस प्रकार से B का मात्रक तो ये भी हुआ, B का मात्रक तो मेरे साथियों ये भी हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। विभव का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम नहीं हो सकता, विभव का मात्रक नहीं है ये, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारता, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारता का सही सूत्र है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन 1 कहता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ऑप्शन सी कह रहा है c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3। ऑप्शन डी कह रहा है c1 बराबर c प्लस c2 प्लस c3। ऑप्शन डी कह रहा है c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो 3 संधारित्र हैं जिनकी अलग अलग धारताएं दे दी गई हैं। एक की c1 है, दूसरे की c2 है, तीसरे की c3 है। साथियों आपको ये बताना है इनमें जो तुल्य धारता होगी वो श्रेणी क्रम में कौन सी हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है, ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि प्रतिरोधों का समांतर क्रम होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में ये चलता है, वैद्युत वाहक बलों के समांतर क्रम में ये चलता है। तो साथियों लेकिन ध्यान रखना है संधारित्रों के श्रेणी क्रम में ये चीज हो जाती है, उल्टा हो जाता है उसका। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक गोली चालक की धारता 1 माइक्रोफैरड है तो उसकी त्रिज्या बतानी है। एक गोली चालक की धारता 1 माइक्रोफैरड है तो उसकी त्रिज्या बतानी है। ऑप्शन ए कह रहा है 8 मीटर, ऑप्शन बी कह रहा है 9 मीटर, ऑप्शन सी कह रहा है 9 किलोमीटर और ऑप्शन डी कह रहा है 10 मीटर। गोली चालक की धारता, तो हम आपको बता दें कि गोली चालक की धारता के लिए क्या सूत्र होता है। तो गोली चालक की धारता C बराबर होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब यहां से देखो त्रिज्या आप निकालनी हो तो C अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हैं C मल्टीपल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। C क्या है इसकी धारता, इसकी धारता हमको दी गई है 1 माइक्रोफैरड, तो 1 × 10⁻⁶ फैरड होगी अपॉन 1/ε0 का मान क्या हो जाएगा 9 × 10⁻9। इनको हल कर लिया 9 × 1 = 9, 10⁻⁻6 और प्लस 9 प्लस के 3 इतने मीटर की इसकी धारता हो गई। तो 9 × 10⁻³ मीटर, अर्थात इसी को हम लिख सकते हैं 9 किलोमीटर, इसी को हम लिख सकते हैं 9 किलोमीटर। तो गोली चालक की धारता क्या होगी, ऑप्शन ए कह रहा है 8 मीटर, ऑप्शन बी कह रहा है 9 मीटर, ऑप्शन सी कह रहा है 9 किलोमीटर और ऑप्शन डी कह रहा है मेरे लाडलो 10 मीटर। तो ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है, ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विभवांतर V आवेश Q धारता C में क्या संबंध है। विभवांतर V आवेश Q धारता C में क्या संबंध है। तो V बराबर CQ, ऑप्शन बी कह रहा है C बराबर VQ, ऑप्शन सी कह रहा है B बराबर Q/C और ऑप्शन डी कह रहा है Q बराबर B/C। तो हम आपको बता दें कि समान विभवांतर V आवेश Q और धारता C में जो संबंध होता है तो C बराबर Q/V, C बराबर Q/V, B को इधर भेज देंगे तो B बराबर Q/C, अर्थात ये इस सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैद्युत धारा घनत्व अर्थात करंट डेंसिटी J और अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd में क्या रिलेशन है। तो ऑप्शन ए कह रहा है J बराबर NeVd, ऑप्शन बी कह रहा है J बराबर Ne/Vd, ऑप्शन सी कह रहा है J बराबर Vd E/N और ऑप्शन डी कह रहा है NeVd²। इसमें सही जवाब ढूंढना है आपको। तो देखिए साथियों, इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं।
50 ओम के प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर, 50 ओम के प्रतिरोध, एक धात्विक तार है जिसका प्रतिरोध दे दिया गया आपको कि 50 ओम है। इस धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई को 2 गुना कर देते हैं। उस धात्विक तार को खींचा गया, लंबाई को 2 गुना कर दिया गया, उसका नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा? उसका नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा? इसके लिए आपको एक ट्रिक देके जाते हैं। जब भी ऐसा सवाल आए तो देखो, नया प्रतिरोध R डैश बराबर हो जाएगा पुराना प्रतिरोध इनटू जितने गुना आप धात्विक तार को खींचते हो, तो पहले वाले प्रतिरोध का n स्क्वायर गुना हो जाएगा। पहले वाले प्रतिरोध का n स्क्वायर गुना हो जाएगा। जब किसी धात्विक तार के आप n गुना खींच देते हो तो उसका प्रतिरोध पहले वाले प्रतिरोध का n स्क्वायर गुना हो जाएगा। तो देखिए पहले प्रतिरोध कितना है 50, कितना खींचा गया 2 गुना, n की वैल्यू हो गई 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 50 मल्टीपल 4, 5 चौक 20, 4 पंचे 20, 200 अर्थात 200। इस सवाल का सही जवाब होगा, जो नया प्रतिरोध हो जाएगा वो 200 ओम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए देखिए 25 ओम, क्वेश्चन बी कह रहा है 50 ओम, क्वेश्चन सी कह रहा है 100 ओम, क्वेश्चन डी कह रहा है 200 ओम। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 200 ओम। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 15, Cu22 पर कितने कूलम आवेश है? Cu22 पर कितने कूलम आवेश है? देखने से ही पता चल रहा है प्लस अर्थात 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी और 1 इलेक्ट्रॉन की कमी पर कितना चार्ज आता है 1.6, तो 2 पर कितना हो जाएगा 3.2 और कोटि क्या रहेगी इसकी 10 पे घाते -19। तो ऑप्शन नंबर ए तो इस सवाल का सही जवाब हो नहीं सकता। 2 चार्ज है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3.2 गुणे 10 पे घाते -19 कूलम। इस सवाल का सही जवाब है। जब सही जवाब मिल गया तो इधर तो जाएंगे ही नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो आज का अंतिम क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, जो आज का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि 40 वाट तथा 60 वाट के 2 बल्ब, 40 वाट का एक बल्ब है, एक बल्ब जो है वो 60 वाट का है, 220 वोल्ट की लाइन से जोड़े जाते हैं। इनके प्रतिरोधों का क्या अनुपात है? इनके प्रतिरोधों का क्या अनुपात है? ऑप्शन दे दिए गए। ऑप्शन ए कह रहा है कि 4:3 में होंगे, ऑप्शन बी कह रहा है कि इनके प्रतिरोध 3:4 में होंगे, ऑप्शन सी कह रहा है कि इनके प्रतिरोध 2:3 में होंगे और ऑप्शन डी कह रहा है इनके प्रतिरोध 3:2 में होंगे। इनके प्रतिरोध 3:2 में होंगे। तो इनके सही जवाब ढूंढने हैं मेरे साथी। चलिए इस प्रश्न का क्या सही जवाब हो जाता है? तो देखो 2 बल्ब हैं, तो पहले की शक्ति P1 हमें दे दी गई है 40 वाट। पहले की शक्ति P1 हमको दे दी गई है 40 वाट। प्रतिरोध हम मान लेते हैं R1 है। दूसरे की शक्ति P2 हमको दे दी गई है 60 वाट। इसका प्रतिरोध हम मान लेते हैं कि R2 है। इसका प्रतिरोध हम मान लेते हैं R2 है। वोल्टेज की बात की जाए तो दोनों को 220 वोल्ट के लाइन से जोड़ा जाता है। तो इसकी भी वोल्टेज 220 वोल्ट है, इसकी भी वोल्टेज 220 वोल्ट है, इसकी भी वोल्टेज 220 वोल्ट है। अब देखिए हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है इनके प्रतिरोधों R1 और R2 के बीच का अनुपात। तो हम आपको बता दें साथियों कि शक्ति P जो पावर P का होता है वही सूत्र लगाना है कि जिसमें V और R आता है। तो V बराबर V²/R। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? P1 के लिए सूत्र ये होता है, तो P1 के लिए क्या हो जाएगा? V²/R1, क्योंकि V तो दोनों के लिए सेम है। तो P1 की वैल्यू कितनी है? 40। 40 बराबर V², 40 बराबर V², 220 वोल्ट अपॉन R1। R1 इधर ले लिए तो R1 वो 40 R1 बराबर 220 का वर्ग कर दिया, 220 का वर्ग कर दिया, 220 मल्टीपल 220, 22 का वर्ग लिख लो। यहाँ पर 22 का वर्ग लिख लो 484, 22 का वर्ग लिख लिया 484 और 2 जीरो बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे मेरे साथियों?
2 जीरो बढ़ा देंगे। 22 का वर्ग 484, देख ले इतना ही होता है। 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 44 और 4 48। जी हाँ साथियों, तो 220 का वर्ग कर दिया, ये निकल के आया 400। या एक काम कर दो यहाँ पर, P1 बराबर ये निकल के आया। इसी प्रकार P2 बराबर क्या हो जाएगा? P2 बराबर क्या हो जाएगा? P2 बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R2, V स्क्वायर अपॉन R2। अब क्या काम करना है साथियों, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे दो। समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, तो समीकरण 2 है P2 अपॉन P1 बराबर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन R2 अपॉन V स्क्वायर अपॉन R1। पहली और चौथी का गुणा कर देंगे, तो P2 अपॉन P1 बराबर पहली चौथी का गुणा R1 इंटू वी स्क्वायर अपॉन R2 इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया, तो R1 अपॉन R2 बराबर P2 अपॉन P1। P2 की वैल्यू कितनी है? 40 वोल्ट, वो 60 वोल्ट अपॉन P1 की वैल्यू कितनी है? 40 वोल्ट। 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो R1 अपॉन R2 निकल के आया है 3/2। तो R1 रेशियो R2 क्या हो गया मेरे लाडो? 3:2। ये इस सवाल का सही जवाब है। ये जो है इस सवाल का सही जवाब है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। अब देखिए साथियों, एक सवाल आपको हम दे रहे हैं होमवर्क के तौर पर। ये सवाल आपको करना है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। होमवर्क के तौर पर एक सवाल दिया जा रहा है आपको, ये सवाल आप करिए, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। सवाल को करोगे और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भी भेजोगे। देखिए साथियों, सवाल क्या है? सवाल ये है कि 200 वाट के टेलीविजन, क्वेश्चन है ये, 200 वाट के टेलीविजन, 200 वाट के टेलीविजन को 4 घंटे तक प्रयुक्त किया गया। 4 घंटे तक प्रयुक्त किया गया है। प्रयुक्त किया गया है, 4 घंटे तक प्रयुक्त किया गया है। 4 घंटे तक प्रयुक्त किया गया है। विद्युत की कितनी यूनिट खर्च होगी? विद्युत की कितनी यूनिट खर्च होगी? कितनी यूनिट खर्च होगी? विद्युत की कितनी यूनिट खर्च होगी? ऑप्शन ए आपको दिया गया है 50 यूनिट। ऑप्शन ए आपको दिया गया है 50 यूनिट। ऑप्शन बी दे दिया गया है 20 यूनिट। ऑप्शन सी दे दिया गया है 0.8 यूनिट और ऑप्शन डी है 0.2 यूनिट। तो चलिए साथियों, बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी होगी? उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल जिसका नाम है त्रिश वसुंधरा, इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक कर दें क्लास को, कमेंट जरूर किया करें, साथ ही साथ आपको जो सवाल दिया है इस सवाल का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। कर लो।